वेलकम टू फाइनेंस मैट्रिक। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले अपडेट के साथ। जैसे गौतम अदानी लगातार उनके स्टॉक्स अदानी के स्टॉक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, उसके कारण उनके नेटवर्थ में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। जैसे वो बिलियनर्स की लिस्ट पे 4th पायदान पे थे, गिरकर 11th पोजीशन पे आ गए। तो ये जो हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई, उसके कारण SBI एंड LIC इनके शेयर्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ा, जहां पर SBI ने बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं अदानी कंपनीज को, और वहीं पे LIC भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। यहीं पर SBI अपना जो फ्रेमवर्क है, RBI का जो फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से उनका एक्सपोजर भी 25% से कम है। एक बैंक एक एंटिटी को 25% तक ही कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती है, तो उसके हिसाब से SBI अपने फ्रेमवर्क पे क्लियर है। पर LIC एसेट अंडर मैनेजमेंट है 41 लाख करोड़ का है, तो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट अदानी स्टॉक्स में वो कुछ 36,000 करोड़ रुपीस का है, जो 1% से भी कम है। हिंडनबर्ग का जो इशू है गौतम अदानी के साथ और उनके कंपनीज के साथ, ये कब इशू सॉल्व होता है? वैसे ये बहुत वक्त तक चलेगा। अदानी कंपनीज द्वारा 413 पेज का एक रिजोल्यूशन आया, जिसमें इन्होंने हर एक चीज की डिटेल्स बताई, और इसलिए जो अदानी ग्रुप है वो अपना ऑडिट करवाएंगे बड़े 6 ऑडिटिंग कंपनीज के द्वारा, तो जिससे ये क्लियर हो सके कि उनमें कोई स्कैम या कुछ उन्होंने किया नहीं है। तो देखते हैं इसके क्या आगे रिपोर्ट्स आती हैं। हम हमारे अगले अपडेट के बारे में बात करेंगे। टेक महिंद्रा ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, 1927 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5% कम है। तो जो एस्टिमेट भी यही था कि रिजल्ट थोड़ा कम आएगा पिछले प्रॉफिट से, जो कि एटलीस्ट वो उसको बीट किया। DPCL ने भी अपने प्रॉफिट डिक्लेयर किए 767 करोड़ का, और उनका जो ईयर ऑन ईयर 36% से उनका प्रॉफिट कम हुआ है, जो यानी कि पिछले वक्त था 2579 करोड़ का। ये क्योंकि ये इसके लिए हुआ है क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है लगातार फ्लक्चुएट हुए हैं, इसके कारण जो ऑयल कंपनीज है उनको इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। गेल ने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, उनके साथ भी यही हुआ है। 93% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरा है, 246 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और पिछले वक्त 3288 करोड़ का। यही इसका इम्पैक्ट दिख रहा है ऑयल प्राइसेस का। अभी हम लार्सन ट्यूब्रो की प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने 24% का प्रॉफिट दर्ज किया है, 2553 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और पिछले वक्त यानी ये 2000 करोड़ का होगा। ये जो ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रोथ है, 24% का प्रॉफिट लाना है, यानी बहुत बेहतर बिजनेस किया है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हिसाब से देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हिसाब से देखेंगे, तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, तो इसी कारण हम इनके प्रॉफिट में भी देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व का बहुत बेहतर रिजल्ट आया है, 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 1782 करोड़ रुपीस का। तो बहुत फिलहाल कंडीशंस तो अच्छे ही है फाइनेंस सेक्टर के लिए। हम अगले अपडेट के बारे में बात करेंगे। फोर्ड मस्टैंग मैक ई, ये वैसे एक इलेक्ट्रिक वर्जन कार है। फोर्ड कंपनी द्वारा इसके प्राइस कम किए जाएंगे, $5,400 तक कम करेंगे। इनका जो फिलहाल गोल है कि ये अपने वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। फोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव जिम फर्ली, इन्होंने कहा कि ये 78,000 तक यूनिट सेल कर चुके थे 2020 में, इसे ये 1,30,000 तक यूनिट सेल करना चाहते हैं ईयर 2023 में। अब हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक्टिव मोबाइल यूजर्स का जो डेटा है वो नवंबर मंथ का सामने आया है, जहां पर 45 लाख एक्टिव यूजर्स कम हुए हैं नवंबर के महीने में। इसके रीजंस ये है कि जो लो प्राइस फोन्स है, जैसे 7,000 8,000 के जो स्मार्टफोन्स आते थे, उसका वो नए लॉन्च नहीं हुए हैं, ये एक कारण है। दूसरा है कि सिम का भी इशू है, जहाँ पर हम पहले 2 सिम इस्तेमाल करते थे। अब क्या हुआ है कि दोनों सिम में रिचार्ज होना चाहिए, तो इसके लिए लोग जो दूसरा सिम है उसमें रिचार्ज नहीं कर रहे, तो सिम फेंक दे रहे। मैंने भी ऐसे किया, मैंने एक सिम फेंक दिया, एक सिम यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो ये सिम कंसोलिडेशन भी हुआ है, और ये मोबाइल जो एंट्री लेवल जो मोबाइल्स है वो कम होने के कारण इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, एक्टिव यूजर्स कम हुए। ये पिछले अक्टूबर का जो डेटा था उसमें
2.5 मिलियन यूजर्स एक्टिव है, बढ़त हुई थी इसमें। यहीं पर जियो और वोडाफोन आइडिया इन्होंने एक्टिव यूजर्स को लूज किया है। वहीं पे भारती एयरटेल ने इसमें बहुत एक्टिव यूजर्स में गेन हुआ है, 1 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स का। नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। एयर इंडिया अपने जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है फ्लाइट में कुछ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं फिलहाल, उसे टैकल करने के लिए, रियल टाइम में टैकल करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम्स अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो जिससे अभी फिलहाल एक केस भी आया जहाँ पर एक व्यक्ति ने यूरिनेट कर दिया था ड्रिंक करने के बाद बिजनेस क्लास में। ये एक इशू सामने आया जहाँ पर ECGA ने एयर इंडिया पर पेनल्टी लगा दी। तो एयर इंडिया बहुत सीरियस है इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पर इस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं और ये फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। एयर इंडिया भी फिलहाल बहुत अच्छी तरह से इस वक्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उन्होंने डिक्लेयर करा है। तो ये फिलहाल बहुत अच्छा टाटा के अंडर आने के बाद बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है एयर इंडिया में। अभी हम बात करेंगे रेंटल्स के बारे में, जहाँ पे जो हमारे 8 बड़ी सिटीज है, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, तो इन सब जगहों पे फिलहाल हम देखेंगे जो रेंटल प्राइस है वो बहुत बढ़ा हुआ है, लगभग 50% अप हुआ है। क्योंकि जिस तरह बिजनेसेस, और अगर हम बेंगलुरु जो देखेंगे, बेंगलुरु सबसे टॉप पर है, यहाँ पे 50% हाइक हुआ है रेंटल प्राइस में। तो क्योंकि ये जगह बहुत प्रीमियम्स है और यहाँ पर बिजनेसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं और कम स्पेस में बहुत सारे लोग आने के कारण इसके प्राइस भी हाइक हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। अगले अपडेट के बारे में बात करेंगे। सिंगापुर एयरलाइंस जो है एयर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे वो विस्तारा के साथ और टाटा कंपनी के साथ मिलकर विस्तारा में पार्टनर्स थे सिंगापुर एयरलाइंस। तो अब वैसे टाटा ने कहा कि उनकी जो सारे जो एयरलाइंस है, विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया और सिंगापुर एयरलाइंस हो गया और एयर इंडिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन सबको मिला के एक कर देंगे एयर इंडिया एक पूरा बिजनेस। तो जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस बहुत ज़्यादा फोकस में है, वो और अमाउंट आगे इन्वेस्ट करेगा, जिससे वो अपना 20% स्टेक उनका होगा एयर इंडिया पूरे बिजनेस में। तो ये कुछ $255 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और जैसे ये सब मर्जर हो जाता है सारे एंटिटीज का, तो ये कुछ $615 मिलियन तक ये और इन्वेस्ट करेंगे। तो सिंगापुर एयरलाइंस को एक बहुत बड़ा मार्केट भी मिलेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है एयरलाइंस के हिसाब से और टॉप 3 पे आता है। तो इसमें ग्रोथ भी बहुत आगे आने वाली है और जैसे इंडिया में जो इनकम है लोगों का बढ़ भी रहा है, तो इससे एयरलाइंस बिजनेस को भी अच्छा हो सकता है, जिससे सिंगापुर एयरलाइंस भी अपना बिजनेस और बढ़ा पाएगा। अगले अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। आईफोन जो है उसका वॉल्यूम्स बहुत बड़ा है, 5.5% से मार्केट बढ़ा है इन सब में, जहाँ पे हम देखेंगे कि आईफोन एक प्रीमियम मोबाइल ब्रांड है और आईफोन अपने जो मोबाइल से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है स्ट्रॉन पैकेट्रॉन के साथ मिलके, और वेदांता कंपनी भी जो इसमें आ गई है, तो जिससे ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आईफोन्स मोबाइल को और यही से ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लगभग $1 बिलियन के स्मार्टफोन्स, आईफोन स्मार्टफोन्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं। ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। मारुति सुजुकी ने एक माइलस्टोन बना लिया है, जहाँ पर उन्होंने 2.5 करोड़ कार सेल कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे मार्केट शेयर जो है पैसेंजर व्हीकल में मारुति सुजुकी का सबसे ज़्यादा है। हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हम चाइना के बारे में बात करेंगे। एनिमी कंट्री होने के बावजूद हम वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स। हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑलमोस्ट 1/3 जो हमें जो चीज़ें लगती हैं वो चाइना से इम्पोर्ट होती हैं। अभी के जो बजट में गवर्नमेंट इसे कम करना चाहते हैं, ताकि इसे वक्त लगेगा चाइना से डिपेंडेंस कम करना, लेकिन आगे जाके कहीं पे ये डिपेंडेंस हम कम कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में हो रही है और हम एक आत्मनिर्भर देश बन पाएंगे। हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प का जूम एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल है, 68,000 to 90,000 के प्राइस रेंज में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। ये 110 सीसी सेगमेंट में होगा, जो कि सबसे ज़्यादा भी सेल होता है। तो इससे हीरो मोटोकॉर्प और ज़्यादा स्केल कर पाएंगे। वैसे हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत अच्छी कंपनी भी है, तो ये स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा। इनके नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो ये आराम से स्केल कर पाएंगे। यही थे आज के अपडेट्स। ऐसे ही
मैं अपडेट्स लाता रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।